मुझे अपनी पत्नी 49 के साथ 17 साल 18 महीने के अफेयर का पता तब चला जब मैंने ऐप पर हमारे फैन फिल्टर को अपडेट किया। क्षमा करें, मैं अपने फोन से पोस्ट कर रहा हूँ। इतिहास: 17 साल से शादीशुदा हूँ और हमारी कोई संतान नहीं है। उसका एक बार तलाक हो चुका है और उसकी 2 बेटियां हैं जिनका पालन पोषण मैंने शादी से पहले किया था। अब 28-23 वर्ष की है। मेरी राय में हमारे बीच वास्तव में केवल छोटी मोटी परेशानियां और समस्याएं ही रही हैं। हम एक दूसरे के साथ खुले तौर पर संवाद करते रहे हैं, चाहे वो काम से जुड़ी समस्याएं हो और गुस्सा निकालना हो, या यौन समस्याएं हो, या बस हम कैसा महसूस कर रहे हैं। अक्सर हम सोफे पर जीवन और सामान्य रूप से दर्शन के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे बीच बहुत अच्छा संबंध था और हमारी सेक्स लाइफ काफी समृद्ध और संतुष्टिदायक थी। हम दोनों अच्छे आकार में हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखते हैं। मैं मेडिकल क्षेत्र में काम करता हूं और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसके कारण पिछले 5 महीनों में मैंने काफी ओवरटाइम किया है। वो एक कानूनी परामर्शदाता के रूप में काम करती है और पिछले 5 महीनों से WFH कर रही है, जिससे चीजें थोड़ी दूर हो गई हैं, लेकिन हमारे छुट्टी के दिनों में हम एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। कल रात हमारे बेडरूम में डायसन फैन का फिल्टर बदला। पत्नी से पूछा कि क्या मैं फिल्टर बदलने की चेतावनी को रीसेट करने के लिए ऐप अपडेट करने के लिए उसके फोन का उपयोग कर सकता हूं। मेरा फिल्टर सामने के दरवाजे के बगल में चार्जर पर था। मैंने देखा कि उसने पैटर्न अनलॉक लगा रखा था और मैं उससे पूछना चाहता था कि यह क्या है। जब मैं उसके फोन पर ऐप ढूंढ रहा था तो स्नैपचैट के लिए एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। जैसे ही मैंने छोटा सा टैग पढ़ा, मेरा पेट तुरंत ही बैठ गया। मैं विशेष खिलौना लाऊंगा, उसने कहा। मेरे दिमाग ने शब्दों को समझ लिया, लेकिन मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसने पूछा कि क्या बात है। मुझे लगता है कि कई मिनट तक मैं सिर्फ बैठा रहा और बेडरूम के पंखे को घूरता रहा। मेरी पत्नी की तिमाही में शहर से बाहर एक अनिवार्य बैठक होती है, जिसके कारण उसे हर कारोबारी तिमाही में 5 दिनों के लिए 2 राज्यों से बाहर जाना पड़ता है। मुझे पता था कि यह सोमवार को आने वाली यात्रा के बारे में था। मैं कई सालों से रेडिट पर गुमनाम रूप से पढ़ता रहा हूँ। मैंने ऐसी सैकड़ों कहानियां पढ़ी हैं जो इसी तरह से शुरू होती हैं और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं भी अपने बेडरूम के फर्श पर बैठा रहूंगा और इतनी ठंडी, हतप्रभ अवस्था में रहूंगा। मैंने होश संभाला और कहा, ओह, बस IP और राउटर के बारे में जानकारी मिल रही है। इस तरह से प्रशंसक ऐप के माध्यम से संवाद करता है। मेरे पास एक क्रोमबुक है जिस पर उसने कल फेसबुक में लॉग इन किया था। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली। मेरी सुपरवाइजर एक अच्छी लड़की है और एक बार जब मैंने ये बता दिया कि मैंने क्या खोजा है और क्या करना है, मुझे छुट्टी की जरूरत होगी, मैं सारी रात जागकर उसकी चैट पढ़ता रहा हूँ। वो अभी अभी ऑफिस जाने के लिए निकली थी और मैंने सुनिश्चित किया कि गूगल लोकेशन हिस्ट्री चालू हो और पाया कि मेरा फोन सक्रिय था। मुझे अब उसके हर काम पर इतना शक होने लगा है कि मैं खुद को आईने में नहीं देख सकता। वो नहीं जानती कि मैंने मैसेज नोटिफिकेशन देखा। मैंने वेरिजॉन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मैसेजिंग सिस्टम पर लॉग इन किया और उसके नंबर और नाम से साइन इन किया है। कम से कम 15,000 ऐसे हैं जो पिछले साल फरवरी से है। मैसेज, मीम्स, फ्लिटी तस्वीरें और कुछ एक्स रेटेड भी। उसने लगभग 3 महीने पहले उसे इस तरह से मैसेज करना बंद कर दिया। उसे मैसेज करना बंद नहीं किया, लेकिन वेरिजॉन के माध्यम से मैसेज ऐप का उपयोग करना बंद कर दिया। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि उन्होंने स्नैपचैट पर स्विच कर लिया क्योंकि यह गुप्त है। मुझे अभी पता चला है कि आप फेसबुक के जरिए स्नैपचैट में लॉग इन नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए सिर्फ ईमेल और पासवर्ड की जरूरत होती है, और उसने ऐसा करने के लिए इस क्रोमबुक का इस्तेमाल किया है। अरे, उसने इसका इस्तेमाल सिर्फ 3 रात पहले बिस्तर पर लेटे हुए किया था, जब मैं सोने गया था और मेरी पीठ सहला रहा था। उसने उसे मैसेज किया और मेरे बगल में लेटे हुए उसे सेक्स्ट किया। ये काम से जुड़ा एक युवा आदमी है। वो शादीशुदा है और उसके 3 छोटे बच्चे हैं। वो और उसकी पत्नी फेसबुक चलाते हैं। मैं उससे 2 बार मिल चुका हूँ। उससे हाथ मिलाया। मैं एक बार फिर पूरी तरह असमंजस में हूँ और अपने घर, जिसे मैंने उसके लिए विशेष रूप से बनवाया था, मैं घंटों घूमता भटकता रहा हूँ। मैं लगभग कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। जो थोड़ा बहुत मैं समझ पा रहा हूँ वो सिर्फ भयंकर क्रोध है। मैंने स्नैपचैट पर लॉग इन किया और वहाँ सब कुछ था। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन किया है जिसका 3 बार तलाक हो चुका है। मुझे उसके साथी चुनने वाले के बारे में मत बताइए। उसने एक चतुर वकील की सिफारिश की है। मैं सब कुछ रिकॉर्ड करने, सेव करने की योजना बना रहा हूँ। उनके जुदाई की तस्वीरें हैं। मुझे यकीन है कि उसके फोन या उसके फोन में वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि यह एक बुरा सपना हो।
उसने मेरे बारे में बहुत बुरी बातें कही है। उसने उसे मेरी असुरक्षाओं के बारे में बताया है। उसने उससे कहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उन्होंने कोई दीर्घकालिक योजना नहीं बनाई है, इसलिए यह एक विशुद्ध यौन संबंध जैसा लगता है। यह इसे लगभग बेहतर बनाता है, लेकिन यह इसे बहुत बुरा भी बनाता है। जैसे कि वो सचमुच इसके लिए हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। वो जानती है कि धोखा देना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौदा है। जिस दिन वो अपनी मीटिंग के लिए जाती है, उस दिन हमारी सामान्य दिनचर्या ये होती है कि मैं उसे एयरपोर्ट ले जाता हूँ और एक लंबी विदाई के साथ उसे छोड़ देता हूँ। मैं ये भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि मुझे अब क्या करना है। मेरा दोस्त कहता है कि पूरी चीज का प्रिंट आउट निकालो और देखो कि क्या मैं स्नैपचैट से चीजें रिकवर कर सकता हूँ। जहां तक मेरी समझ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि मेरे पास उसका फोन ना हो। मेरी योजना आज वकील से मिलने की है। मैं उसकी अपॉइंटमेंट लाइन में लगने के लिए बहुत ज्यादा पैसे दे रहा हूँ। काम शुरू करो और उम्मीद है कि उससे कोई कार्ययोजना मिल जाएगी। मैं वाकई एक फ्लाइट बुक करना चाहता हूँ और अपनी पत्नी के साथ उस होटल में जाना चाहता हूँ जहाँ वह ठहरी हुई है और उसे ऐसा करते हुए पकड़ना चाहता हूँ। मुझे उसके होटल बुकिंग विकल्पों तक पहुँच है और मैंने खुद को एक संपर्क व्यक्ति के रूप में रखा है ताकि मैं उसे सूचित किए बिना कमरे की चाबी प्राप्त कर सकूं। मुझे लगता है कि जब मैं शहर में पहुंचूंगा तो मैं मैसेजिंग ऐप पर लॉग इन करूंगा और इसे वास्तविक समय में होता हुआ देखूंगा। अगर मैं समय पर कागजात तैयार कर पाता तो मैं उन्हें उसे सौंप देता। इसके बजाय मैं उसे केवल प्रिंट आउट सौंपने जा रहा हूं। ये 600 पेज का PDF है। उसकी पत्नी ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली है। अब मैं सब कुछ भेजने के बारे में सोच रहा हूं। मैं उबल रहा हूं। मैं बस कोई लाभ नहीं खोना चाहता। मैं सोमवार दोपहर को वहां जाऊंगा, लॉग इन करूंगा और देखूंगा कि उन्होंने क्या बातचीत की है। अपनी पत्नी के कमरे की चाबी लूंगा और अपनी शादी की अंगूठी के साथ उसके कमरे में पैकेज रख दूंगा। मैं बार में बैठकर अपने फोन को फटते हुए देखूंगा। मैं AP को कॉल करूंगा और उसे लॉबी बार में मिलने और मेरी पत्नी को नीचे लाने के लिए कहूंगा। फिर उसे बताऊंगा कि उसके घर पर उसकी पत्नी के पते पर एक ऐसा ही पैकेज प्रमाणित मेल से भेजा गया है। साथ ही एक फेसबुक संदेश भी जिसे मैं उसे बताते ही भेजने की योजना बना रहा हूँ। ये तुच्छ और कमजोर लगता है। मैं गुस्सा करना और चीखना चाहता हूँ, लेकिन मैं असहाय हूँ। आज सुबह मैं सिर्फ उसके गाल पर एक चुंबन देकर अलविदा कह सकता था। मैं वास्तव में उसकी आंखों में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे किसी तरह सप्ताहांत गुजारना है। मैं शायद ये पूछ रहा हूँ कि क्या मेरी द्वेषपूर्ण, घृणा से भरी योजना इसके लायक है? मैं बस इस समय उसे दर्द देना चाहता हूँ। मैं उसे भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाना चाहता हूँ। मैं खुद को बेबस और कमजोर महसूस कर रहा हूँ। मैं माफी नहीं मांगूंगा। यह एक ऐसा काम है जो माफ करने लायक नहीं है। किसी को धोखा देने के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं। जब तक पाप पूरा ना हो जाए, तब तक इन सभी को रोका जा सकता है। तो फिर यह हो गया। क्या मुझे आज रात ही उससे भिड़ जाना चाहिए या उसे पकड़ लेना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि मैं अपडेट करूंगा। मैं वाकई में सोच रहा हूं कि कभी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करूं और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ऐसे साथी के साथ रहूं जिसका नजरिया मेरे जैसा हो। ETA, मुझे विशेष खिलौना मिल गया। ध्यान रखें कि हमारे पास वयस्कों के लिए मजेदार उपकरणों से भरा एक संदूक है। ये पहले से ही उसके कैरी ऑन में था। यह उन रिमोट कंट्रोल वाइब्रेटर में से एक है जिन्हें ऐप द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यह महंगा लगता है। मैं 90 मिनट में वकील से मिलूंगा। को अपडेट। मुझे नहीं पता कि अपडेट कैसे पोस्ट किया जाता है। मैं बस अपनी पोस्ट संपादित कर रहा हूं। मैं वकील से मिला। वो वास्तव में दयालु थी और मैं कह सकता हूं कि मेरे प्रति सहानुभूतिपूर्ण थी। उसने मुझे साफ साफ बताया कि उसका काम मेरे भविष्य की लड़ाई में मेरा प्रतिनिधित्व करना है और इस सब में मेरा काम उसे पूरी सच्चाई बताना है और उसका काम और कठिन नहीं बनाना है। मैं किनकोस गया और फाइल को प्रिंट किया। रंगीन के लिए $534 का खर्च आया क्योंकि मैं चित्रों को उभारना चाहता था। जब नग्न तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई तो किनकोस के क्रिस को शोर मचाने के लिए धन्यवाद। उसने पूछा कि यह सब क्या था, तो मैंने उसे बताया। वह हैरान था, लेकिन उसने मुझसे हाथ मिलाया और माफी मांगी। मैं घर गया और लगभग 3 घंटे तक सोया रहा और जल्द ही तलाकशुदा पत्नी लगभग शाम के 7:30 में घर आया, जो सामान्य समय है। वकील ने कहा कि होटल बार में हॉलीवुड में होने वाले किसी भी टकराव को भूल जाओ। ये बहुत पागलपन भरा लगेगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं उन सभी लोगों से माफी चाहता हूं जो हाई ड्रामा चाहते थे। आखिरकार वो सही है। तलाक के लिए 2 रास्ते हैं, विवादित या गैर विवादित।
उसने कहा कि मुझे अपने जल्द ही तलाकशुदा पत्नी को सूचित करना होगा कि मैंने काउंसिल को बनाए रखा है और आगे बढ़ने के लिए मेरे जल्द ही तलाकशुदा पत्नी को या तो तलाक का विरोध करना होगा या हम मध्यस्थता के माध्यम से जाएंगे और वहां से फाइल करेंगे। तो वो लगभग 2 घंटे पहले घर पहुंची। मैंने उससे पूछा कि क्या कोई ऐसी बात है जिसके बारे में वो बात करना चाहती है। उसने कहा कि चुनाव के अलावा कुछ नहीं। फिर उसने पूछा कि मुझे क्या परेशान कर रहा है। मैं रोना चाहता था, लेकिन सच कहूं तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा कि मुझे ये जानने की उत्सुकता थी कि उसके सामान में रिमोट कंट्रोल वाइब्रेटर क्यों था। उसके चेहरे पर जो भाव था वो वास्तव में मैंने अब तक जो कुछ भी देखा था उससे कहीं अधिक स्पष्ट था। वो घबराई हुई, पीली दिख रही थी। उसकी सांसें तेज होने लगी, उसे पसीना आने लगा। मैंने पूछा कि उसके पास ऐसा कुछ क्यों होगा, इसका कोड और ऐप किसके पास था। वो हकलाने लगी और उसके आंसू बहने लगे। जैसे ही मैंने अपने 3 फाइल फोल्डर निकाले जिनमें टेक्स्ट एक्सचेंज थे, मैंने पूछा कि क्या अफेयर पार्टनर की पत्नी के पास ये होगा। वो रोई और विनती की कि वो समझा सकती है। मैंने कहा कि उसके पास ये बताने के लिए 5 मिनट है। बेशक वो नहीं बता सकती। मैंने उसे बताया कि मेरे वकील ने मुझे क्या बताने के लिए कहा था। मैंने उसे जाने के लिए भी कहा। वो चिल्लाई कि यह उसका घर भी है। मैंने शांति से उससे कहा कि हो सकता है, लेकिन मैं उसके अफेयर और विश्वासघात के बारे में सभी को सूचित कर दूंगा, यहां तक कि लड़कियों को भी पता चल जाएगा। या वो अभी जा सकती है और कुछ समय के लिए रहने की व्यवस्था कर सकती है। अरे, वो 1 सप्ताह के लिए अपने कार्य सम्मेलन में जाएगी। वो अवाक रह गई। मैंने शांति से फेसबुक खोला और उसे अफेयर पार्टनर की पत्नी दिखाए। मैंने पूछा कि क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे बताऊं या तुम अभी ही यह करने जा रही हो। आंसू और कराहना और मैं तुमसे प्यार करता हूं और यह इतना आगे नहीं जाना चाहिए था कहकर विनती करना। फिर मेरा पसंदीदा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मैंने अफेयर पार्टनर की पत्नी को उनके कारनामों की फाइल के साथ एक संदेश भेजा था। मैंने इसे माफी और एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण के साथ शुरू किया। मुझे उनसे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कागजों के ढेर पलटे और अपने जल्द ही तलाकशुदा पत्नी को जोर से कुछ अंश पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया। मैं बस यही चाहता हूं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए पूरा दिन बिता सकें। बस तुम मेरे अंदर हो। तुम मुझे किसी भी अन्य महिला की तुलना में अधिक तीव्र महसूस कराती हो जिसके साथ मैं कभी रहा हूं। वह अभी भी रो रही है और हमारे बारे में बात करने के लिए कह रही है। वो कहती है कि हमारी शादी उसकी गलती को बर्दाश्त कर सकती है। मैंने उससे कहा कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी बातें बकवास हैं और उसने पिछले 17 साल बर्बाद कर दिए हैं। मैं अभी भी एचआर को बताने वाली पूरी बात पर विचार कर रही हूं और मैं धोखा देकर हमारी शादी को खत्म करने के उसके फैसले के बारे में सबको बताने जा रही हूं। जवाब देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं सभी पीएम और प्रतिक्रियाओं का जवाब नहीं दे सका। मंगलवार को मेरी थेरेपी अपॉइंटमेंट तय है। मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूं। मैं कांप रहा हूं और अभी अविश्वसनीय रूप से उदास हूं। मैं मरना चाहता हूं। घर में बहुत शांति है, सिवाय उसके रोने और कराहने के। मैंने उससे कहा कि वह अपनी यात्रा के बाद वापस ना आए। मैं वर्तमान में मित्र अनुरोध भेज रहा हूं और सभी को अपने पेज पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बस इसे सभी को भेजने जा रहा हूं। मैं लड़कियों को बुलाने के लिए सुबह तक इंतजार करने जा रही हूं। मैंने उन्हें तब से पाला है जब वे 11 और 6 साल की थीं। अब वे 28 और 23 साल की महिलाएं हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या बताऊं या उन्हें कैसे संभालूं। अगला अपडेट तो मुझे अपने दर्द और नफरत से भरे जीवन में क्या चल रहा है इस बारे में किसी तरह की जानकारी या अपडेट के लिए लगभग 1000 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मेरे नए चिकित्सक के अनुसार उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो और ऐसा करो। यह मुझे फिर से केंद्रित होने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। जो लोग कहते रहे यह नहीं है कि स्नैपचैट कैसे काम करता है, हाँ आप सही हैं, उसने इसे पृष्ठभूमि में चलाया था। यह व्हाट्सएप था। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। मैंने इसे देखा। मुझे फिर से डायसन को उनके ऐप और क्रिसमस के लिए मेरे जीजा से मिले शानदार प्रशंसक के लिए धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ जाता है। मैं अपनी स्थिति पर एक गहरी पृष्ठभूमि देने जा रहा हूँ ताकि यह समझने में मदद मिल सके कि मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ। मेरी मूल पोस्ट काफी हद तक चेतना की एक धारा थी और मुझे तब की तरह ही असंगत महसूस हुआ। मैं 90 के दशक के मध्य में लास वेगास में कॉलेज गया था। मैंने 1999 में स्नातक किया। मैंने वहां खूब मौज मस्ती की। मैं घूमता फिरता। इसी प्रारंभिक समय के दौरान मैंने कभी शादी न करने का फैसला किया। यह एक पुरानी अवधारणा है जो अनिवार्य रूप से आपकी एजेंसी को खत्म कर देती है और मैं निश्चित रूप से बच्चे नहीं चाहता था।
जब मैंने नर्सिंग में अपनी डिग्री प्राप्त की तो मैंने कार्डियोवैस्कुलर इंटेंसिव केयर में बहुत जल्दी महारत हासिल कर ली। मैं 2001 में टेक्सास वापस आ गया और सीवी सर्जरी में विशेषज्ञता के साथ एडवांस्ड प्रैक्टिस आरएन नर्स प्रैक्टिशनर बनने के लिए अपनी मास्टर डिग्री हासिल की। जब मैं ये कर रहा था तो मैंने मेडिकल स्कूल जाने का फैसला किया और आवेदन करने के लिए जो कुछ भी चाहिए था उसे भरने के लिए कोर्स वर्क को बदल दिया। तभी मेरी मुलाकात मेरी जल्द ही तलाकशुदा पत्नी से हुई। वो एक छोटी मोटी, मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे THICC कहेंगे, लाल सिर वाली पटाखा थी। हम एक कोड में मिले। ये गहन था, आकर्षण और डेटिंग दोनों। हम 3 महीने के भीतर ही कह रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो 2 बच्चों की माँ थी, याद रखें। मैं बच्चे रहित रहना चाहता था, जिसका लगभग 2 साल पहले तलाक हो चुका था। जब हम मिले तो वो एक बार फिर से अलग होने वाले रिश्ते से बाहर निकल रही थी। हमने लगभग 2 साल तक डेटिंग की और उसने धीरे धीरे अपनी बेटियों 11-6 से मेरा परिचय करवाया। उसने एक रात मुझे बैठाया और मुझे हम के बारे में या उस समय हम कहाँ थे और उसे मुझसे या किसी अन्य साथी से क्या चाहिए, उम्मीद है, इस बारे में बहुत ही दिल से लेकिन व्यवहारिक बात की। उसने कहा कि या तो शादी कर लेनी चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं अभी भी शादी के खिलाफ था और उसने इसका सम्मान किया। वो मुझे हम के बारे में सोचने और भविष्य कैसा दिखता है इस बारे में सोचने का मौका देने के लिए ये कह रही थी। उसकी बात बहुत अच्छी थी कि हम साथ रह रहे थे 8 महीने और यहाँ तक कि एक दूसरे को आपातकालीन स्थिति में सूचित करने के लिए एक दूसरे के रूप में भी। उसने मजाक में कहा कि बस एक दूसरे की कमी थी, हमारे बीमा में एक दूसरे का होना। यह एक अच्छी ईमानदार बातचीत थी और हम इस बात पर सहमत हुए कि हम थोड़ी देर और बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अंततः मुझे निर्णय लेना होगा। 2 सप्ताह बाद मुझे लगभग 2 घंटे की दूरी पर स्थित एक मेडिकल स्कूल में प्रवेश के लिए स्वीकृति पत्र मिला। मैं एक ही समय में बहुत खुश और हताश था। मेरा अभी 26वां जन्मदिन था और मैं एक बहुत बड़ा जीवन लक्ष्य पूरा करने वाला था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे या लड़कियों को कभी नहीं देख पाऊंगा। मेरा आत्मसंदेह मुझ पर हावी हो गया। मेडिकल छात्र, फिर रेजिडेंट, फेलोशिप के साथ लगभग 7 साल की प्रक्रिया होने वाली थी। इस दौरान मैं पैसे नहीं कमा सकता था या उस जीवनशैली का समर्थन नहीं कर सकता था जिसके हम आदी हो गए थे। मैंने कम से कम 7 साल के ऋण, कर्ज और काम की संभावना के बारे में सोचा और उसे खो दिया। इसलिए मैंने मना कर दिया और वापस नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की पढ़ाई शुरू कर दी। जुलाई 2003 में हमारी शादी हुई। यह एक निजी और अंतरंग समारोह था जिसमें केवल निकटतम परिवार और मित्र ही शामिल हुए। जबकि मेरे माता पिता लड़कियों को बहुत प्यार करते हैं और यह सही भी है, वे हमेशा जल्द ही तलाकशुदा पत्नी के साथ अलग थलग रहे हैं। सोमवार को जब मैंने अपने माता पिता को बताया कि क्या हो रहा है और कि इस बात की वास्तविक संभावना है कि लड़कियां उनके जीवन में उतनी प्रचलित न हो जितनी वे थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें लगता है कि जल्द ही तलाकशुदा पत्नी पहले से शादीशुदा होने के कारण खराब माल है और मुझे समझौता करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये बात वास्तव में घर पर चोट पहुंचाती है और कुछ हद तक वे सही थे। स्नातक होने के बाद मैं मैनेजर या डायरेक्टर नहीं बनना चाहता था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मरीजों की देखभाल करना पसंद करता है। जिस अस्पताल में मैं था वहां ECMO और परफ्यूशनिस्ट क्रेडेंशियल में सर्टिफिकेशन की पेशकश की गई थी। यह एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी आवेदन था, लेकिन मैं इसमें शामिल हो गया। पिछले 11 सालों से मैं ECMO और उससे जुड़ी सभी चीजों को कर रहा हूं। मैंने बहुत मजा किया है और यह चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ कई बार दिल तोड़ने वाला भी रहा है। मेरी जल्द ही तलाकशुदा पत्नी ने लगभग 5 साल पहले फैसला किया कि फ्लो पर RN होने का समय बीत चुका है और वह 9 से 5 की नौकरी करना चाहती थी जिसमें मरीज या ड्रामा शामिल न हो। वो एक दोस्त के जरिए एक मल्टी स्टेट लीगल कंसल्टेंसी में शामिल हुई जो मेडिकल लीगल सूट में माहिर है। वो मरीजों के चार्ट से डेटा निकालती है और उसे अनुरोधित तरीके से प्रस्तुत करती है। तो यह व्यवस्था है। अगला भाग पार्ट 2 में। कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें।